नमस्कार दोस्तों। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज आगे चलते हैं, देखते हैं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। किसने? एम.एन. राय ने। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में कि संविधान सभा की गठन का पहली बार मांग किसने रखा? तो एम.एन. राय ने रखा। एम.एन. राय जो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, केवल एक ही भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी आगे देखते हैं। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। बार बार पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बार बार ये पूछने वाला प्रश्न है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। किस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया? क्यों कर दिया? ये आधुनिक भारत में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। इस संविधान सभा ने क्या किया? इस मिशन ने संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया कि दो संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं इस प्रकार थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटें में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। ठीक है, अभी ये सब फैक्ट जो होते हैं पीसीएस में पूछे जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा ऐसे फैक्ट। ठीक है, हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह, हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ये पूछा जाता है कि कितने लाख लोगों पर सीटें आवंटित की गई थी। कंसेप्चुअल तौर पूरी लाइन में पूछा जाएगा तो थी 10 लाख लोगों पर। ठीक है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख व समान। मुस्लिम, सिख व समान यानी कि मुस्लिम और सिखों को छोड़कर। आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव
संयुक्ति असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ये संक्रमणीय मत क्या होते हैं और समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे जब पूरी ब्रॉडली तरीके से पढ़ेंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ये तो कॉमन सी बात है। आगे देखते हैं। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा संविधान सभा पूर्ण रूप से वयस्क मताधिकार पर थी, तो ये बात गलत होगी। ये बात यहाँ ऐसी लाइनें बहुत पूछी जाती हैं जहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन है तो ऐसी बात यहाँ से निकाली जाएंगी। यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई थी, तो वहां पर आप गलत का निशान लगाएंगे, गलत करेंगे उससे। ठीक है। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रश्न में यह दे देगा लाइन में कि सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापकों के सदस्यों द्वारा किया जाना था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था। ठीक है। जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। ऐसा क्यों हुआ, आधुनिक भारत में देखा जाएगा। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो उस सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी भी शामिल थे, तो वो बात गलत है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। ये लिखा है आगे देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और एसएससी के लिए तो है ही। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। ये क्यों किया, ये तो आप आधुनिक भारत में ही जानेंगे। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी रूप से चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष ये कहाँ से प्रमोटेड थे, कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला, तो फ्रांस से। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें लाइनें उठाई जाती हैं यहाँ से यूपीएससी में, पीसीएस में भी उठाई जाती हैं। ठीक है। देखते हैं हम। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, यहाँ पर बात ध्यान रखेंगे, घोषित करती है। ये बात दोनों स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा में जो 2-4
शब्द और जोड़ देगा तो गलत हो जाएगी, लेकिन केवल स्वतंत्र संप्रभु रहेगा तभी चलेगा उद्देश्य प्रस्ताव के लिहाज से। तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यहाँ पर देखेंगे भारतीय संघ, आप विशेष तौर पर इसे करेंगे कि भारतीय संघ लिखा होना चाहिए। अगर वहाँ पे भारतीय परिसंघ लिखा तब भी गलत हो जाएगा, और अदर स्टेटमेंट यूज किया तब भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय संघ होना चाहिए अगर स्टेटमेंट दिया तो। भारतीय परिसंघ गलत, भारतीय संघ होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उक्त वर्णित सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी। वर्तमान में भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है, ये भी संविधान लागू नहीं हुआ है। ठीक है। चाहे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य में क्या, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उक्ति स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निर्मित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान का प्रस्तावना बनी। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में इसी को प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आगे देखिए। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों की प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीट ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थापना में निम्न 3 परिवर्तन किए। देखते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में यहाँ पे संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, यानी कि संविधान सभा 2 रूपों में कार्य कर रही थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें
एक से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशकश आएगी, आप देखेंगे लाइन आएगी, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा किसके रूप में, संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कब, जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन और जब बैठकें बतौर विधायिका, यहाँ पर कौन, विधायिका के तौर पर होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप नंबर कट जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। संविधान सभा के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विधायिका के रूप में जीबी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत, की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया है। हम आगे देखेंगे और देखने की जरूरत भी नहीं इसे है। आगे देखते हैं अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यूपीएससी को इसमें नहीं पूछा जाएगा, हम तो इतना गारंटी के साथ कर सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। इसी दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। आगे देखते हैं। 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जो जानना जरूरी नहीं है लेकिन कुछ मूर्खों के हिसाब से जरूरी है, क्योंकि वे उल्टा सीधा प्रश्न पूछते रहते हैं, उनको खुश करना है तो जरूरी हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके फलस्वरूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1991-92 भारत में हुई आम चुनाव के बाद बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे देखते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थीं, जिनके कार्य इस प्रकार थे। बड़ी समितियां और बड़ी समितियां, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं जानना है, हम केवल लगभग बड़ी समितियों में सभी जान लीजिए तो ठीक है, लेकिन उप समितियों में नहीं जानेंगे सभी चीज़ों को, और छोटी समितियों में भी सबको ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सबको, ठीक है। बड़ी समितियां, संघ शक्ति समिति पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये जो ए हैं, ये अध्यक्ष को बताती हैं, ठीक है, ना कि सभी को। बड़ी समितियां अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति
भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सरदार पटेल थे। परामर्शदाता समिति, ठीक है। इसके बाद उप समितियां हैं, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी। पढ़ लीजिए, लेकिन आप इसे ध्यान में याद करने की कोशिश नहीं करो, आप हर चीज को याद नहीं रख सकते, और पूछा भी नहीं जाएगा तो बहुत करेगा, पीछे से निकाल पर कभी कभार पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी। केवल ये पांचों, और ये जो नीचे 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है बस। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उपसमिति गोपीनाथ पुदलाई। और इसके बाद देखते हैं छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उपसमिति ए बी ठक्कर, ठीक है। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इंपॉर्टेंट था। राज्यों के लिए समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ए आप नहीं ध्यान रखेंगे, कोई नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा आपके ऊपर। छोटी समिति हम देख लेते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यातक समिति अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी जरूरी है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन चौथा सबसे जरूरी है, बाकी से आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मालवंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभ सीतारामैया। 9वां, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति नलिनी रंजन सरकार, जो सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस के डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवन राव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने खेतान की जगह ली। 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हो माय गॉड। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई, जो जानना जरूरी नहीं है।
लेकिन ये बात यहाँ से तक जानना जरूरी है आपके लिए। आगे देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई, जो डेट डालना जरूरी नहीं है। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ, जो जानना जरूरी नहीं कब से हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1947 तक चला, जानना जरूरी नहीं कब से कब तक। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जो जरूरी नहीं जानना, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। ये सब नहीं जानना जरूरी है, न तो पीसीएस के लिए न ही आईएएस के लिए। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया। ये सब नहीं पूछा जाता, और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जो जानना जरूरी नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लैक भी किया गया है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना को बाद में लागू किया या पहले लागू किया। जिस तरह एग्जामिनर का माइंडसेट होता है उस तरफ से पूछ लेता है। जैसे कि इस तरह पूछा गया प्रस्तावना को संविधान के साथ ही लागू किया, तो ये बात गलत कर देंगे आप। संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू हुई। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अब आगे देखते हैं। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः लागू होंगे। संविधान की शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये बात सही है। इससे पहले भी कुछ प्रावधान अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हैं, तो वहां पर आप उसे गलत काट देंगे। ठीक है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ठीक है। प्रश्न में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि सभी
खत्म हो गए थे, जबकि गलत है, ये लागू था। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू था। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके सदस्य निम्न थे: जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संतानम। जैसे ऐसे प्रश्न में होता है कि सबके नाम नहीं पूछे जाते हैं। पीसीएस में यूपीएससी में ज़्यादातर ऐसा किया जाता है कि आपको पूछा जाएगा कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे, तो 3-4 नाम दे देंगे और उसमें ऐसा नाम दे देंगे जो इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल जी को उसमें दे दिया जाएगा, कि एम मुंशी को दे दिया जाएगा, सर के मुंशी शामिल हैं। और जैसे भीमराव अम्बेडकर को दे दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू तो हैं ही। ऐसे मतलब ऐसे नाम दे देंगे जो इसमें शामिल नहीं है। राजेंद्र प्रसाद को दे दिया जाएगा, तो हमको उससे छांटना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, दूसरी 15 से 17 अगस्त 19 अगस्त को बम्बई में। जो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियों तैयार करने के साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्तियों के प्रश्नों और संविधान सभा के पहले सत्र के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। ये ऐसा है, बातें नहीं पूछी जाती। यहाँ पर केवल एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम देकर 1-2 नाम ऐसा डाल देंगे ताकि आपको ढूंढना रहेगा। ठीक है, संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प से मिलता जुलता, ये सब नहीं पूछा जाता। केवल इसमें यही होगा कि नाम देकर, एक अलग नाम देकर उसमें गलत छापने के लिए काट दिया जाए। अब आगे देखते हैं। संविधान सभा की आलोचना, ये मेंस का पार्ट है। पीसीएस में पीसीएस के प्री में बहुत कम ही पूछा जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। ये आधार है, हम इसमें बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंस का पार्ट है। जब ब्रॉडली तरीके से पढ़ा जाएगा तब उसमें यह ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। चलो संप्रभुता का अभाव देखते हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। देखते हैं आगे। हम इस पे अभी ये डिबेट नहीं करेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। समय की बर्बादी, आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। इराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपना अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इससे अपहरण समिति कहा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अपहरण समिति किसे कहा जाता है, तो वह प्रारूप समिति का ही है। प्रारूप समिति को ही अपहरण समिति कहा जाता है। ये महोदय ने नाम दे दिया, हमारे लिए समस्या बढ़ा दी। चौथा, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसी प्रभुत्व था। ब्रिटेन
के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। अब देखते हैं आवश्यक तथ्य हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, ये देखते हैं। पहले संविधान सभा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। मुहर प्रतीक मुहर थी। कभी कभी कोई कोई पूछ लेता है, लेकिन हमें नहीं लगता इसे जानना जरूरी हो सकता है, लेकिन जान लेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। हाथी था। सर बी एन राव को संविधान सभा के पहले संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार रूप में नियुक्त किया गया था। पीसीएस के लिए जरूरी है। इसमें पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। ये सब पीसीएस के लिए जरूरी हो सकते हैं, यूपीएससी के लिए नहीं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाह में इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। आगे देखते हैं। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा थे। इनके बारे में थोड़ी कहानी है, ठीक है, यहाँ पर लेकिन जानना जरूरी नहीं है। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं ब्योहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था, जरूरी नहीं है। मूल संविधान की हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामिति किया। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान का हिंदी पाठ बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे, पढ़ना है तो देख लीजिए। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए। इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, लेकिन हमारे यहाँ गलत हो जाता है। बेसिक प्रश्न में इंग्लिश में अगर सही है, हिंदी में दूसरा अर्थ निकल गया तो हिंदी वाला गलत माना जाता है। ठीक है, यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर में खत्म हो गया, और जो चीज़ें हैं उसको आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, केवल वो टाइम पास के लिए है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब आगे अगला चैप्टर देखेंगे।